नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये ई दृष्टि के वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर फरवरी 2021 के बुक का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में। राष्ट्रीय घटनाक्रमों से संबंधित हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के ही लेक्चर नंबर 2 की। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले एक सूचना है। देखिए, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज जो है वह आपकी कल शुरू कर दी गई है। आज उसका जो है टेस्ट नंबर 5 का लेक्चर आपको मिल गया है। अब से कुछ देर में आपको इस टेस्ट नंबर 5 का अंतिम लेक्चर या फिर कल सुबह सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग ही टेस्ट नंबर 5 का अंतिम लेक्चर मिल जाएगा। इसके बाद कल शाम को ही आपको टेस्ट नंबर 6 के डिस्कशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है जिन लोगों ने पेड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वे लोग अगर टेस्ट नंबर 6 को अभी तक उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया तो आप लोग पहले से प्लीज़ क्वेश्चन तैयार करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी अन्य लोग जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, 9044883929 पर व्हाट्सएप करके सारी चीज़ों को जान सकते हैं। देखिए, जानकारी लेने में कुछ पैसे नहीं लगते हैं, पहले जानिए समझिए। फीस जो है वो मात्र 500 रुपये ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 50 के आसपास टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल वो सब बातें वहाँ पर होंगी, ठीक है। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी चीज़ों को जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं आज के इस लेक्चर की, जहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है। तो लाइक करते हुए चलिएगा, जो समस्याएं हो, जो सुझाव हो, उन्हें कमेंट में डालते चलिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत 3.0 की पहल कब की गई थी, तो घोषणा कब की गई थी, तो यह घोषणा की गई थी 12 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा यह घोषणा की गई थी, तो यह घोषणा की गई थी केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके अंतर्गत कुल 12 प्रमुख उपायों की घोषणा की गई थी और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत 3.0 में एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राशि की कुल घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म, दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो वीडियो, समाचार व समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया। तो देखिए भैया, 10 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी की और उसके अंतर्गत यह बताया गया कि जो भी ऑनलाइन फिल्म है, चाहे वह ऑडियो हो या वीडियो हो, जो भी ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो भी करंट अफेयर से संबंधित ऑनलाइन प्रोवाइडर्स हैं, उन सभी को अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। यह घोषणा की गई 10 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की। तो अमेजन इंडिया द्वारा जो है ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोला जा रहा है बेंगलुरु में। इसकी घोषणा उसके द्वारा नवंबर 2020 में की गई थी। कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, कस्टमर सर्विस जो ऑनलाइन सपोर्ट वाले जो होते हैं उनकी बात की जा रही है, जैसे बीपीओ सेंटर या कॉल सेंटर जो बोलते हैं हम लोग ना, उसी चीज़ की बात की जा रही है। वर्चुअल लिखा गया है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट जो है वह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे आप सर्विस सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कस्टमर सपोर्ट मिलता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर बोल दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो देखो भैया, बिहार का वो गंगा जल वाला तेजपुर नहीं है, ठीक है। यह है असम का तेजपुर लीची, जिसको कि नवंबर 2020 में जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके अध्यक्ष थे, तो इसके बारे में पिछले ही लेक्चर में बात हुई थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे वे थे एनके सिंह जी। और यह वित्त आयोग जो है इसके द्वारा सिफारिश की गई वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। इसके अंतर्गत जो राज्यों को अंतरण किया जाना है वह है 42% का अंतरण अब राज्यों को किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि जो वित्त आयोग वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपी, 9 नवंबर 2020 को,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, इसका मुख्य विषय है। तो चौथे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम थी समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। ठीक है, कब से कब यह आयोजित की गई थी? तो 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य। कहाँ? तो कहीं नहीं, ऑनलाइन आयोजित की गई थी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से अपने प्रदेश के महाविद्यालयों को जोड़ने वाला पहला राज्य बना है हमारे देश का उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं, 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश में 6 नवंबर को देश की पहली सौर आधारित इंटीग्रेटेड बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत की गई। ठीक है। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च हुई? तो देखो भैया, केरल में 2 नवंबर 2020 को देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 13 नवंबर 2020 को 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर 2020 को। इस वर्ष कौन सा मनाया गया था? तो 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन 2 संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इतना मत ध्यान दीजिए भविष्य के लिए तैयार या नहीं। देखिए, 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद ITRA जामनगर गुजरात और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA जयपुर राजस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 9 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, इसका मुख्य विषय था। तो देखो भैया, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 जिसका आयोजन 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था, इसकी थीम थी इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी, यानी कि शहरी गतिशीलता का उभरता रुख। नेक्स्ट बात करते हैं, 31 अक्टूबर 2020 को भारत के 31 अक्टूबर 2020 को भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे ने कहाँ पर देश के पहले ई रिसोर्स सेंटर न्याय कौशल का उद्घाटन किया? तो न्याय कौशल जो कि हमारे देश का पहला ई रिसोर्स सेंटर है, इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे जी ने नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में किया। ठीक है, देखिए न्याय कौशल जो है यह देश में अपनी तरह का पहला ई रिसोर्स सेंटर है। इसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर के सभी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों के मुकदमों की ई फाइलिंग की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट, 27 से 28 अक्टूबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैब की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल किया? तो भारत के पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र को जो है इन यूनेस्को के मैब कार्यक्रम के अंतर्गत 27 से 28 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में शामिल किया गया। ठीक है, देखिए यूनेस्को के मैप की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक हो रही थी 27 से 28 अक्टूबर 2020 को, और इसी में जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र को मैप कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। देखिए भारत में कुल 18 जो है वह
जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा अपने मैप नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। थोड़ी सी बात मैप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। मैन एंड बायोस्फीयर इसका नाम है। इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1971 से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है, बस सिंपल सा इतना जान लीजिए कि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य वैज्ञानिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है। साइंटिफिक रिलेशन को प्रमोट किया जाता है इस यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के माध्यम से, जिसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1971 में की गई थी। बस इतनी सी बात है, कुछ बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में कितनी महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए, 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। पहला, किसान सर्वोदय योजना, दूसरा पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, और तीसरा है गिरनार रोपवे, ठीक है। इसमें आधा क्यों मैंने पढ़ा, क्योंकि इसका जो नाम है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो परियोजना जो थी वह तो थी बस पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। यह संबद्ध किससे है, ये यहाँ पर इतना लंबा बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अक्टूबर 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो देखो भैया, अक्टूबर 2020 में केरल सरकार के द्वारा सब्जियों के लिए भी MSP नीति को लागू कर दिया गया। MSP को लागू कर दिया गया। इसके तहत जो सब्जियों का न्यूनतम मूल्य होगा, यानी कि जो सब्जियों का न्यूनतम MSP होगा, वह होगा उनकी उत्पादन लागत का 20%। और यह योजना 1 नवंबर 2020 से प्रभावी भी हो गई है, ठीक है। इन सभी के बारे में जो UP PCS की टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसमें डिटेल से बात की गई है, ठीक है। चाहे वह मैप प्रोग्राम हो, चाहे वह आपका यह सब्जियों को लेकर के MSP के बारे में बात की गई हो, ठीक है। कई करंट अफेयर्स को वहाँ पर देखिए, वहाँ पर सब्जेक्ट चल रहा है एक, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स, दोनों का कंबाइंड वह टेस्ट सीरीज है। कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स जो है वो टोटली फ्री हैं, ठीक है। आप इंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए पहले, ठीक है। हाँ, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ज़रूर आपको उसका जो है और भी अधिक फ़ायदा होने वाला है। और 500 रुपये 50 टेस्ट सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस 500 रुपये से आप ही के लिए बहुत सी सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई कुछ लोगों को लगता है, छोड़िए। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंबई के हीरानंदानी समूह के द्वारा कहाँ बनने वाले प्रदेश के पहले डाटा सेंटर को मंजूरी दी है? तो देखो भैया, उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में जो है हीरानंदानी समूह द्वारा प्रदेश का पहला डाटा सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तो ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसकी मंजूरी अक्टूबर 2020 में प्रदेश की सरकार ने दे दिया है। नेक्स्ट, 16 अक्टूबर 2020 को भारत की कितनी झीलों को रामसर साइट घोषित किया गया? तो देखो भैया, 16 अक्टूबर 2020 को भारत की 2 झीलों, कांवरताल झील, जिसको या तो कांवर झील कहा जाता है उसको, और उत्तराखंड स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट स्थलों में शामिल कर लिया गया है। अब भारत में रामसर साइट्स की बात करें तो इनकी संख्या बढ़ करके 42 हो गई है। इसके बारे में भी टेस्ट सीरीज में बात की गई है, ठीक है, डिटेल से बात की गई। फिलहाल 15 नवंबर 2020 को देखिए, आगरा की सुरसरोवर झील को और महाराष्ट्र के बुलडाना स्थित लोनार झील को भी भारत सरकार के द्वारा रामसर साइट नामित किया गया था। इसके बाद 24 दिसंबर 2020 को केंद्र सरकार ने लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र के दक्षिण में स्थित त्योसोकर साइट या फिर स्थल को भी रामसर स्थल के रूप में शामिल कर लिया था, ठीक है। तो टोटल जो अब रामसर स्थल है हमारे देश में, उनकी संख्या है 42। नेक्स्ट बात करते हैं। 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने किसके साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर CIC की स्थापना की घोषणा की? तो देखिए, 19 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग ने एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, अमेजन वेब सर्विसेज के साथ मिल करके।
नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया। देखिए फसलों की कटाई के समय मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, कहाँ का, तो असम का। ठीक है, कटी बिहू इसका नाम है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की गई अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 के क्वार्टर 1 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग नज़र अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। ठीक है, फिलहाल 2020-21 के क्वार्टर 1 में इस श्रेणी में यानी इस स्कोर कार्ड में हरियाणा को उच्च स्थान मिला है और इस एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक स्कोर कार्ड 2020-21 के क्वार्टर 1 में उत्तर प्रदेश को कुल 0.2 अंक मिले हैं और अपने इन अंकों के साथ उत्तर प्रदेश जो है वह 22वें स्थान पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट, 9 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बना है। तो यह बना है गोवा। ठीक है, इसमें भी इसके बारे में बात हुई टेस्ट सीरीज में, क्या ही बोलूँ आप लोगों को। जो लोग टेस्ट सीरीज लगातार देख रहे हैं ना उनको पता है कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। 7 अक्टूबर, मैं नहीं चाहता आप लोगों का नुकसान हो, इस वजह से इतना बार बार आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ। देखिए ज्वाइन करने के लिए मैं नहीं फोर्स कर रहा हूँ, आप लोगों को बस बताया कि उससे फ़ायदा ज़्यादा होता है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ। फोर्स मैं आप लोगों को लेक्चर्स को उस टेस्ट सीरीज को देखने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी टेस्ट सीरीज आप लगातार देखेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि फ़ायदा हो रहा है। बाकी जैसी आप लोगों की इच्छा है। देखिए कोई भी चीज़ जब आप नया शुरू करते हैं तो आप तुरंत छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा किया करिए, किसी को भी नया शुरू करिए, सुनना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, देखना शुरू करिए तो उसको थोड़ा समय दिया करिए। समय देंगे तब आप और अच्छे से समझ और समझा पाएंगे। ठीक है, समझाना नहीं है आप लोगों को, समझना है तो और अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची, चाहे वह हुरून इंडिया की रिच लिस्ट हो, चाहे वह फोर्ब्स द्वारा जारी भारत के 100 सबसे अमीरों की सूची हो, उसमें जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के मुकेश अंबानी को। ठीक है, बाकी इसके बारे में नहीं कह सकता मैं। गौतम अडानी को जो है वह फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दूसरा स्थान और शिव नाडर को तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट, 20 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया। तो असम के जोगी घोपा। ठीक है, कहां पर, असम के जोगी घोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास 20 अक्टूबर 2020 को किया गया। इसका निर्माण जो है भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत किया जा रहा है। इस पर भारतमाला परियोजना के पहले चरण का अंत जो है 2022 में होगा। ठीक है, कुल लगभग 25,000 किलोमीटर तक का कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है भारतमाला के पहले चरण के अंतर्गत। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के बारे में। तो देखिए किसी भी क्षेत्र को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क या सेंटर बोल दिया जाता है जब उस क्षेत्र में हवाई, सड़क, रेल, जल यानी कि जितने भी विभिन्न प्रकार के मार्ग हो सकते हैं उन सभी से उस क्षेत्र में सीधे संपर्क किया जा सकता हो। ठीक है, और बाद में यहाँ से निकला भी जा सकता हो। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, चीज़ें जो है वह आसान हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा जो है वह आसान हो जाती है। इस कारण इन्हें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बोला जाता है। ठीक है, लॉजिस्टिक का अर्थ ही होता है चीज़ों को गतिशील करना या फिर आना और जाना। नॉन टेक्निकल भाषा बता रहा हूँ, अब गूगल में जाकर के सर्च मत करिए, लगेगा। एक सेकंड रुके, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि 29, ये तो हुरून लिस्ट के बारे में बात हो गई ना। नेक्स्ट
26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास जीमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो भैया, जीमेक्स जो है वह इंडिया जापान मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज, ऐसे याद किया करिए, रट नहीं पाएंगे कभी भी समुद्री अभ्यासों को, नौसैनिक अभ्यासों को, ठीक है। किसी प्रकार के युद्धाभ्यासों को उनका कुछ फुल फॉर्म होता है, उसे पढ़िए, याद हो जाएगा, ठीक है, और उससे रिलेट करिए। तो देखिए, जीमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में हुआ, ठीक है। यह अभियान किसका है? तो जापान और इंडिया का समुद्री अभ्यास है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक एक प्रदूषण रोधी अभियान का शुभारंभ किया गया? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक एक प्रदूषण रोधी अभियान का शुभारंभ 15 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त स्टार्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की? देखिए, स्टार्स का पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। यह देखिए, यह एक स्कूल शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम है जिसको विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया है या घोषित किया गया है 14 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। इस परियोजना की कुल जो लागत राशि है वह 5,718 करोड़ रुपए है। इसके बारे में आज के टेस्ट सीरीज का जो है पहला या शायद दूसरा क्वेश्चन है जो आज शाम को आपको टेस्ट सीरीज मिली है। फिलहाल नेक्स्ट 25 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए इलेक्ट्रिक बस और चार्जिंग स्टेशन को मंजूरी दी? तो देखिए, फेम इंडिया के दूसरे चरण के तहत 670 नई इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। देखिए, इस योजना के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बसों को और साथ ही साथ मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की मंजूरी प्राप्त हुई है। बात करें थोड़ा सा हम लोग फेम इंडिया के बारे में, FAME, ठीक है। पूरा नाम है फास्टर एडाप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। हाइब्रिड H नहीं है यहाँ पर हाइब्रिड का, तो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह पूरा नाम है फेम का और इसको बोला जाता है फेम इंडिया, ठीक है। फेम इंडिया बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जानने से पहले यह जान लीजिए कि यह योजना कब लॉन्च की गई थी। तो फेम इंडिया को लॉन्च किया गया था अब 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य यह था कि 2022 तक हमारे पूरे देश भर में 60 से 70 लाख हाइब्रिड वाहनों का संचालन करना, ठीक है। और हाल ही में इसी के दूसरे फेज के तहत जो है 670 नई इलेक्ट्रिक बसों और 241 चार्जिंग स्टेशनों को लगाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट 24 सितंबर 2020 को किस मंत्रालय ने आम लोगों के लिए केंद्रीकृत कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल लॉन्च किया? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आम लोगों के लिए सेंट्रलाइज कृषि मशीनरी निष्पादन परीक्षण पोर्टल को लॉन्च किया 24 सितंबर 2020 को। होगा क्या? तो इसके माध्यम से कोई भी जो विनिर्माता या जो मैन्युफैक्चरर हैं वे किसी भी मशीन के परीक्षण के प्रगति के लिए आवेदन मांग सकते हैं और साथ ही साथ उनकी निगरानी भी कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य लोग इस परीक्षण में भाग लेंगे और अपनी जो है वह रिपोर्ट जो है वह आगे मैन्युफैक्चरर को बताएंगे, जिसके माध्यम से वह उसमें कुछ गुणवत्तापूर्ण सुधार वगैरह आदि कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 24 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो देखिए, 21 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में घर तक फाइबर योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019
का दूसरा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा? तो देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 जिसको कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी किया गया 11 सितंबर 2020 को। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा गुजरात। ठीक है, फिलहाल इसमें जो टॉप परफॉर्मर राज्य रहे उनमें कर्नाटक और केरल को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र श्रेणी वाले राज्यों की बात करें तो इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश भी उभरते हुए स्टार्टअप पारितंत्र की श्रेणी में शामिल होने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना, ठीक है एक सेकंड, व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ठीक है, कारोबारी सुगमता के चौथे चरण की घोषणा की। इस रैंकिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो देखो भैया, कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ और कारोबारी सुगमता के चौथे संस्करण में ही उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाला राज्य रहा तेलंगाना। केंद्र शासित प्रदेशों में कारोबारी सुगमता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा दिल्ली। ठीक है, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5 सितंबर 2020 को। कौन सा संस्करण था? तो ध्यान रखिएगा, कारोबारी सुगमता का यह चौथा संस्करण था। नेक्स्ट 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी INDRA, ठीक है, इंदिरा नेवी या इंद्र नेवी कहीं कहीं इसको बोला जाता है हिंदी में विभिन्न प्रकार से। इंडिया और रसिया, नेवी बाद में लिख दिया गया तो समुद्री अभ्यास होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी 2020 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इंद्र नेवी 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। यह देखिए, इंद्र नेवी जो है यह एक द्विवार्षिक नौसैनिक संयुक्त अभ्यास है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर जो है या फिर टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है वह कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आजकल सरकार जो है वह खिलौनों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2020 में यूरोपीय निवेश बैंक ने कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण में कितना निवेश करने का निर्णय लिया? तो 650 मिलियन यूरो का निवेश किया जा रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट अगस्त 2020 में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली मेडबॉट किसने विकसित किया? तो मेडबॉट का विकास किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा कोरोना से संक्रमित रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए। यह एक रिमोट नियंत्रित ट्रॉली है। नेक्स्ट 29 अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ा करके कितनी की गई? तो देखिए भैया, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी को 7.5 की बजाय 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी को 5 लाख रुपए की बजाय और बढ़ा करके 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम पुरस्कार है, उस द्रोणाचार्य पुरस्कार के लाइफ टाइम श्रेणी के तहत 5 लाख रुपए से बढ़ा करके अब 15 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित पुरस्कारों की श्रेणी वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि को भी 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। तो
ध्यानचंद पुरस्कार की राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 24 अगस्त 2020 को किस नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र, असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर 1.82 किलोमीटर के साथ भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को किया गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बस जरा सा है, 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक ERI एक्सपोर्ट रेडी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। 26 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया। तो कौन जारी करता है निर्यात तैयारी सूचकांक? नीति आयोग, ठीक है। इसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? तो देखो भैया, निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसमें तटीय राज्यों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया गुजरात ने। भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में निर्यात तैयारी सूचकांक में स्थान प्राप्त किया सर्वश्रेष्ठ राजस्थान, और भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को निर्यात तैयारी सूचकांक में 5वां स्थान मिला। वहीं हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्यों की श्रेणी में निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में दिल्ली, ठीक है। बार बार मैंने नाम लिया निर्यात तैयारी सूचकांक, तो दिमाग से हटना नहीं चाहिए। कौन जारी करता है? नीति आयोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? 5वां। किस श्रेणी में शामिल था? तो भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। देखिए, इसी यानी कि जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, उसी की ओवरऑल रैंकिंग में भी गुजरात को ही शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ ओवरऑल रैंकिंग की श्रेणी में, तमिलनाडु को तीसरा, राजस्थान को यह तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, उड़ीसा को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर से बोल देता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखिए, ओवरऑल रैंकिंग में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 की ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और तटीय राज्यों की श्रेणी में भी गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो वहीं महाराष्ट्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु को तीसरा, राजस्थान को चौथा, और उड़ीसा को ओवरऑल रैंकिंग में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश को निर्यात तैयारी सूचकांक की ओवरऑल रैंकिंग में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 26 अगस्त 2020 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई? ASI, ठीक है। देखिए, 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। उन 7 नए सर्किलों में 2 तो उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ, बाकियों के बारे में बात करते हैं तो तमिलनाडु के त्रिची, पश्चिम बंगाल का रायगंज, गुजरात का राजकोट, जब मध्य प्रदेश का जबलपुर और कर्नाटक का हम्पी भी इन 7 नए सर्किलों की श्रेणी में शामिल है। उत्तर प्रदेश के जो 2 नए सर्किल ध्यान रखिएगा, झांसी और मेरठ। अब कुल कितने सर्किल हो गए हैं हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास या फिर ASI के पास? तो ये हो गए हैं 36। नेक्स्ट, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने किस हेतु मोबाइल ऐप हरित पथ को लॉन्च किया? तो हरित पथ को जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा 21 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधरोपण की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, 21 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब किया? तो 21 अगस्त 2020 को क्या किया? तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। इस परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो इस परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसके बारे में भी टेस्ट सीरीज में बहुत डिटेल से बात हुई है। नेक्स्ट, अभी जो यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ ना, उन सब के बारे में बात हुई है, ये मुझे याद है, ठीक है। और इसके अलावा जिनके बारे में नहीं बात हुई है उनके लिए भी बात होगी। जैसे हमारी अगली जो टेस्ट सीरीज होने वाली है, छोड़ी वो आप देखेंगे समझेंगे। अगली टेस्ट सीरीज से शायद वो हिस्ट्री या हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है शायद। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में किस राज्य में नुआखाई जुआर महोत्सव मनाया गया? तो देखिए, नुआखाई जुआर महोत्सव उड़ीसा का एक पारंपरिक महोत्सव है।
और यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 20 अगस्त 2020 को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर सर्वाधिक स्वच्छ शहर का शीर्ष पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो यह चौथी बार इंदौर को मिला। सबसे पहले आइए इसे डिकोड करते हैं। ठीक है, देखिए, स्वच्छ क्या कह रहा था, शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष इसका कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो 5वां संस्करण जारी किया गया। नाम क्या था? तो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन, इसको बोल दीजिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यह नाम था, कौन जारी किया? आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, 5वां संस्करण। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर 10 लाख की नगरों के बारे में। तो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर का इनाम मिला, या फिर कहें तो स्थान मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात का सूरत, तीसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र का नवी मुंबई, चौथे पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा और 5वें पर अहमदाबाद गुजरात का। ठीक है, पटना जो है उसको स्वच्छ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे निचले पायदान के साथ संतोष करना पड़ा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। सबसे अंतिम टॉपिक, सबसे अंतिम पॉइंट कि 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए किस बहु एजेंसी निकाय के गठन को मंजूरी दी? तो केंद्र सरकार द्वारा 19 अगस्त 2020 को NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या फिर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके माध्यम से रेलवे, IBPS आदि विभिन्न जगहों की भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, रेलवे, IBPS, SSC आदि विभिन्न सरकारी भर्तियां की जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम राष्ट्रीय घटनाक्रम को समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।